हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे कृषि विज्ञान यूट्यूब चैनल पर। मैं सचिव सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी में कार्यरत हूं और आज इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूं। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि हम नेट, एआरएस, एसटीओ, एसएमएस इन सब एग्जाम को किस तरह से क्रैक करें, हमारी क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए। और मेनली मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस एग्जाम में हमें जो सिलेबस होता है हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है और सिलेबस के हमें हर एक पॉइंट्स को अच्छी तरह से कवर करना होता है यहाँ पे, तभी हम एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं अच्छी तरह से और इजीली क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो आज उसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह से सिलेबस को हर कीवर्ड्स के बारे में किस तरह से आपको कैच करना कीवर्ड को और उसको किस तरह से आप उसके ऊपर प्रॉपर एक कंटेंट तैयार करें। ठीक है, और देन आपको आज हम थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी इन्फॉर्मेशन भी दूंगा कि उसका पैटर्न क्या है और किस तरह से एग्जाम होगा। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अपना ब्रीफ में इंट्रोडक्शन बताना चाहूँगा। तो मेरा इंट्रोडक्शन है आज मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूँ, जो कि यूपी हायर एजुकेशन कमीशन के अंतर्गत पोस्ट आती है, उसी के थ्रू मेरा सिलेक्शन हुआ है और उसमें मेरी ऑल इंडिया या कह सकते हैं आप कि फर्स्ट रैंक आई हुई है। एंड देन मैं एसटीओ के लिए भी सिलेक्टेड हूँ, जो आईसीआर के थ्रू एसटीओ की पोस्ट आई थी 2021 में, उसको मैंने क्रैक किया था एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट में, एग्रोनॉमी सब्जेक्ट में। एंड देन हमने एएसआरबी नेट भी क्रैक किया उसी टाइम पे, जिसमें मेरा 91% है। एंड देन हमने हमारा जो एमएससी है वो आईआरआई से हुआ है एंड जो जेआरएफ में मैंने ऑल इंडिया 6 रैंक हासिल किया था। और मेरा जो एसआरएफ हुआ है इसमें ऑल इंडिया रैंक 5 थी और जिसके थ्रू मैंने आईआरआई में ही एडमिशन लिया था, लेकिन हम उसी टाइम पे हमारा सिलेक्शन हो गया था यहाँ पे यूपी हायर एजुकेशन कमीशन में, तो मैंने उसको छोड़ दिया था। एंड देन यूजीसी नेट मेरा इन्वायरमेंटल साइंस में भी क्रैक है और मैं एआरएस का रिटर्न क्वालिफाई हूँ और किसी कारण से मेरा इंटरव्यू में नहीं हो पाया, तो मैं एआरएस में सेलेक्ट नहीं हो पाया था। और मेरा जो यूजी है मैं आप यहाँ पे छोड़ दिया हूँ, मेरा यूजी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से हुआ है, बीएचयू से हुआ है। ठीक है, तो यही मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। अब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि हमें एआरएस के लिए क्या स्ट्रेटजी रखना चाहिए, नेट के लिए क्या स्ट्रेटजी रखना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप हम बात करेंगे। तो पहला हमारा हमें देखना है कि जो हमारा नेट का एग्जाम होता है, नेट, तो ये जो एग्जाम है हमारा इस बार जो हो रहा है एएसआरबी के थ्रू, उसमें इसमें टोटल 4 चीजें आप क्वालिफाई कर सकते हैं एक एग्जाम के थ्रू। पहला, आप यहाँ से नेट क्वालिफाई कर सकते हैं यही एग्जाम देके। ठीक है, इसी एग्जाम से आपका जो एसएमएस सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट की जो पोस्ट होती है एंड सीनियर टेक्निकल ऑफिसर की जो पोस्ट होती है, उसके लिए आप यहीं से क्रैक करेंगे। ये इसका प्री होगा, एसएमएस और एसटीओ का प्री जो होगा वो नेट का मीन्स कह सकते हो आप नेट का एग्जाम होगा। ठीक है, या नेट या ये सारी चीजें इकट्ठा होना है। देन आपका एआरएस का जो एग्जाम होता है, एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विस का एग्जाम होता है, जो कि साइंटिस्ट पोस्ट के लिए होता है, तो उसके लिए भी आप इसी एग्जाम के थ्रू प्री इसका क्वालिफाई करेंगे। बात क्लियर है, इसका कट ऑफ सेपरेट बनता है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए यहाँ पे जो नेट होता है आपका, तो नेट 2025 का जो कि नोटिफिकेशन आ गया है, इसके फॉर्म भरने अभी शुरू नहीं हुए हैं, जब भी शुरू होंगे मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा इसी के माध्यम से। तो यहाँ पे नेट क्वालिफाई करने के लिए फिक्स क्राइटेरिया दिया गया है। फिक्स क्राइटेरिया आप कह सकते हैं कि मतलब कि आपको 50% से ऊपर अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो आपको 50% मिनिमम मार्क्स लाना पड़ेगा, यानी 50% से ऊपर आपको मार्क्स गेन करना होगा। ठीक है, जो कि 75 नंबर होते हैं, 150 नंबर का आपको यहाँ पे एग्जाम होता है। ठीक है, इसके बाद अगर आप ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो आपको 45% ही लाना पड़ेगा, यानी कि 67.5 मार्क्स आपको गेन करना पड़ेगा। इसके ऊपर आपको गेन करना पड़ेगा, तब आप नेट क्वालिफाई करेंगे ईडब्ल्यूएस में और ओबीसी में। ठीक है, इसी तरह से आप एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आपको 60% यानी कि 16 मार्क्स यानी कि 40% आपको रखना पड़ेगा, तब आप यहाँ पे नेट क्वालिफाई कर पाएंगे। ओके, तो मैं आशा करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पे दोस्तों मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे ये जो एग्जाम होता है इसमें 1/3 की निगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखेंगे कि 1/3 की निगेटिव मार्किंग होती है। ये जो नोटिफिकेशन ये जो हमने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लिया है, नोटिफिकेशन से ही मैंने लिया है। ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, ये हमारा एसएमएस एसटीओ का है, इसी एग्जाम के थ्रू एसएमएस और एसटीओ होना है। तो देखिए यहाँ पे जो प्री होगा, इसका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन आप यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, एसएमएस का और एसटीओ का, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा, जो कि 150 नंबर इसमें होने हैं और 2 आवर्स का एग्जाम होगा। ठीक है, इसका बात क्लियर है। जब आप इसको क्वालिफाई कर लेंगे, इसका प्री जब क्वालिफाई कर लेंगे आप प्री, तो आपको प्री क्वालिफाई करने के बाद आपको यहाँ पे मेंस देना होगा और मेंस जो है आपका 300 नंबर का होगा। देखिए आपको 3 आवर्स के लिए आपको टाइम दिया जाएगा यहाँ पे, तो इस तरह से आपको इसको करना पड़ेगा। देन आपको पर्सनल इंटरव्यू होगा, जो कि 45 मार्क्स का होगा, 45 मार्क्स का होगा। तो इस तरह से आप जब ये तीनों स्टेज को क्रैक मीन्स जब आप प्री क्रैक करेंगे यहाँ पे,
ये जो प्री आपका क्वालिफाई होगा तो देन आप मतलब कि इस रिटर्न को लिखेंगे एंड देन आप इंटरव्यू देंगे, तो इन दोनों का कंबाइंड मार्क्स जोड़ के आपका कट ऑफ डिसाइड होगा। बात क्लियर है? देन आगे बढ़ते हैं। एआरएस, एआरएस का आ गया यहाँ पे। एआरएस में क्या होता है आपका जो प्रीलिमिनरी एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जो कि जैसा एसएमएस एसटीओ या कह सकते हो आप कि नेट वाला जो एग्जाम होगा वही सेम एग्जाम होगा, वही एग्जाम होगा, ठीक है। देन आपका मेंस जो डिस्क्रिप्टिव होगा, जो कि सेम 300 नंबर का होगा, 3 आवर्स यहाँ पे दिए जाएंगे, और साथ में 45 नंबर का आपका क्या होगा, इंटरव्यू होगा। यहाँ पे इंटरव्यू में थोड़ा बदलाव इस बार किया गया है। पिछली बार जो इंटरव्यू था 100 मार्क्स का था, इसके पहले आपका 60 नंबर का इंटरव्यू हुआ करता था। तो यहाँ पे आपका दोनों इंटरव्यू और मेंस के मार्क्स ऐड करके और आपका फाइनल कट ऑफ यहाँ पे डिसाइड किया जाएगा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ यहाँ तक बात क्लियर हो गई है। अब एक चीज आपको और हाँ तो दोस्तों एक चीज यहाँ पे और देख लीजिए आप, यहाँ पे जो आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा एआरएस का, और सेम यही एग्जाम होगा, सेम इसी तरह का एग्जाम होगा एसटीओ का भी, ठीक है, यही पैटर्न होगा इसका। ओके, तो ये जो एग्जाम होगा आपका, तो इसमें देखिए आपका कि 25 क्वेश्चन जो आएंगे आपके 5 नंबर के आएंगे, जो कि हमें 50 वर्ड्स के अंदर इसको आंसर देना है, ठीक है। 10 क्वेश्चन जो होंगे हमारे 10 मार्क्स के होंगे, जो कि 100 वर्ड्स होंगे टोटल, इनको 100 वर्ड्स लिमिट में लिखना है। और देन आपके 5 क्वेश्चन जो होंगे 15 मार्क्स के होंगे, जो कि 150 वर्ड लिमिट इसकी रहेगी, ठीक है। इस तरह से टोटल जो आप इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो यह टोटल हमारा 300 नंबर का होना है, ठीक है, जो कि आपको मैंने पहले ही बता दिया है। इसी तरह से एसटीओ का भी होगा, एसएमएस का भी मेंस होगा। बात क्लियर है? तो अब हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में कि आपको सिलेबस किस तरह से इसका कंप्लीट करना है, ठीक है। तो देखिए एग्रोनॉमी में आप देखेंगे कि कोई भी सब्जेक्ट अगर आप लिया जाए यहाँ पे, तो किसी भी सब्जेक्ट में आपको सिलेबस दिया जाता है, जो कि एएसआरबी की साइड में आप जाएंगे, वहां पे आप उसको डाउनलोड करेंगे ये सिलेबस को। और ये हमने लेटेस्ट सिलेबस जो कि एएसआरबी की साइड से ही डाउनलोड किया है, ठीक है। अब देखिए जैसे सिलेबस है आपका, तो सिलेबस में आपका एग्रोनॉमी, ठीक है, एग्रोनॉमी दिया गया है। इसके अंदर आप देखिए इसमें टोटल कितनी यूनिट है, यहाँ पे एग्रोनॉमी के अंदर आपको टोटल 14 यूनिट यहाँ पे दी गई है, ठीक है। तो जब भी आप तैयारी करेंगे, आप तैयारी शुरू करेंगे, प्रिपरेशन शुरू करेंगे, तो आपको सिलेबस आपके हाथ में होना चाहिए। पहली चीज आपके हाथ में क्या होना चाहिए, सिलेबस होना चाहिए इसका। ओके, ये सिलेबस जैसे आपको दिया गया है, तो इस तरह से आपका पूरा सिलेबस होगा, और पूरे सिलेबस के आप हर कीवर्ड्स के बारे में प्रॉपर आपको इसका नोट्स बना लेना है या इसके बारे में पढ़ लेना है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो कि मैं आपको कभी दूसरे वीडियो में डिस्कस करूंगा। पहले आपको बताना चाहूंगा कि सिलेबस को आपको कंप्लीट कैसे करना है, क्या आपका अप्रोच होना चाहिए सिलेबस को लेके। तो पहला जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हम कोई भी चैप्टर एक ले लेते हैं, जैसे कि इकोलॉजी के चैप्टर ले लेते हैं, क्रॉप इकोलॉजी एंड जियोग्राफी, ठीक है। इसके अंदर देखिए आप यहाँ पे ये पूरा सिलेबस दिया गया है, इसका ये टॉपिक्स दिया गया है यूनिट 1 के। तो इस टॉपिक के अंदर जैसे कि क्या है, पहला आप देखिए टॉपिक यहाँ पे दिया गया है प्रिंसिपल ऑफ क्रॉप इकोलॉजी, ठीक है। तो अब आपके पास प्रिंसिपल ऑफ क्रॉप इकोलॉजी के ऊपर क्या होना चाहिए, 1 पेज का नोट्स होना चाहिए, ठीक है, जिसमें कि प्री में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इससे रिलेटेड, और मेंस में भी क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे पूछे जाएगा प्रिंसिपल, व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ क्रॉप इकोलॉजी, ठीक है। ऐसे यहाँ पे देखिए इकोसिस्टम कॉन्सेप्ट दिया गया है, तो आपको इकोसिस्टम कॉन्सेप्ट के ऊपर आपको इस टॉपिक के ऊपर आपका नोट्स रहना चाहिए, या आपके पास मटेरियल इसका तैयार रहना चाहिए। बात क्लियर है? अब जैसे इकोलॉजी है तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि इकोलॉजी टर्म्स किस लैंग्वेज से लिया गया है, ठीक है, किन ने इकोसिस्टम को दिया है कॉन्सेप्ट को, ठीक है, इकोसिस्टम कॉन्सेप्ट होता क्या है। तो इस तरह से आपको 2-3 टॉपिक के ऊपर आपसे प्री में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ऐसे ही प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है, प्रोडक्टिविटी में आता है आपका कि प्रोड्यूसर जो होते हैं पहला, तो इसमें प्रोड्यूसर होते हैं, ठीक है, इसके बाद कंज्यूमर होते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजों को भी यहाँ पे आप इसी टॉपिक के अंदर तैयार करेंगे, ठीक है। ऐसे ही आपको फिजियोलॉजिकल लिमिट ऑफ क्रॉप यील्ड, यानी कि यील्ड की लिमिट क्या होती है, बहुत सारे लॉ होते हैं, जैसे कि विलकॉक्स, ठीक है, विलकॉक्स लॉ होता है आपका, इनवर्स यील्ड प्रोपोर्शन लॉ जिन्होंने दिया था, ठीक है। ऐसे ही आपका जो कि बहुत सारे लॉ दिए गए हैं, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स हैं, ये सब यहाँ पे आपको कवर होंगे, ठीक है। तो इसको मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन मैं आपको जस्ट बताना चाह रहा हूँ कि मतलब कि किस तरह से आपको सिलेबस को कवर करना है। ऐसे ही आप देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपका इकोलॉजिकल ऑप्टिमा, इससे ऊपर भी आप नोट्स बनाएंगे। क्रॉप एडाप्टेशन क्या होता है, इससे ऊपर भी आप नोट्स बनाएंगे। तो इस तरह से आपको हर टॉपिक के ऊपर नोट्स तैयार करना है, हर टॉपिक के ऊपर आपको नॉलेज होना चाहिए। बात क्लियर है? ये हम मोटे तौर पे आपको बताना चाह रहे हैं अभी कि सिलेबस को आपको कवर करने से पहले अप्रोच क्या होना चाहिए। बाद में मैं कभी आपसे डिस्कस करूंगा कंप्लीटली इसके बारे में, ठीक है। बात क्लियर है? देन जैसे कि हमने यहाँ पे वीड मैनेजमेंट है, सॉइल फर्टिलिटी है, सॉइल फर्टिलिटी का देख लेते हैं। यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, क्या क्या हिस्ट्री रही है, नाइट्रोजन की खोज किसने किया है, फास्फोरस की खोज किसने किया है, न्यूट्रिएंट मोबिलिटी कॉन्सेप्ट किसने दिया है, एंड
कह सकते हो आपकी क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी किसके द्वारा दिया गया है। तो इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पे प्री में पूछे जाते हैं, ठीक है, और मेंस में भी आप इन पॉइंट्स को मेंशन कर सकते हैं। ऐसे ही आप कॉन्सेप्ट ऑफ एसेंशियलिटी ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट, 3 क्राइटेरिया जो हैं इन सबको आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि 3 क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी क्या होता है। इसको आप प्री में ही पूछा जा सकता है, मेंस में ही पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ठीक है। कंसंट्रेशन, क्रिटिकल कंसंट्रेशन प्लांट में क्या होता है, यानी कि कौन से न्यूट्रिएंट का कितना कंसंट्रेशन होता है प्लांट में, वो यहाँ से कवर करेंगे आप, ठीक है। इसके बाद फंक्शन एंड डिफिशियंसी ऑफ डिफिशियंसी सिम्टम, यानी कोई भी न्यूट्रिएंट्स है जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, NPK जैसे इसको कहते हैं, या कि आपका सेकेंडरी न्यूट्रिएंट होते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, या कि आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं जैसे कि आयरन, मैंगनीज, कॉपर, जिंक, इन सब के बारे में आपके इनके फंक्शन क्या होते हैं पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट के, यानी कि एक न्यूट्रिएंट अगर है तो क्या काम करता है, एंड देन इसका डिफिशियंसी सिम्टम क्या होगा। इस तरह से इन सब चीजों को यहाँ पे कवर करना पड़ेगा, आपको प्रॉपर नोट्स बनाना पड़ेगा कि आप बुक में मार्क कर सकते हैं, ठीक है, जैसे भी आपकी इच्छा हो वैसा कर सकते हैं आप। न्यूट्रिएंट इंटरेक्शन के बारे में पूछा जा सकता है कि कोई भी न्यूट्रिएंट होता है उसके 2 प्रकार से इंटरेक्शन होते हैं, एक तो पॉजिटिव इंटरेक्शन होता है जिसको कह सकते हैं आप, और एक होता है एंटागोनिस्टिक। एंटागोनिस्टिक मतलब अपोजिट इंटरेक्शन, यानी कि अगर 2 न्यूट्रिएंट उपस्थित हैं तो उनका आपस में क्या इंटरेक्शन है, अगर कि एक दूसरे की एबिलिटी बढ़ेगी या उसकी डिफिशियंसी हो जाएगी। इस तरह से आपको इनके इंटरेक्शन के बारे में भी एक नोट्स बनाना पड़ेगा या कि आपको पढ़ना पड़ेगा। डायग्नोसिस करने की टेक्निक क्या होती है, यानी कोई न्यूट्रिएंट है प्लांट के अंदर टेस्टिंग करना है या सॉइल में टेस्टिंग करना, तो इसकी क्या क्या टेक्निक्स होती है। तो इस तरह से न्यूट्रिएंट्स में ये सारे टॉपिक आप कवर करेंगे। इसको मैं बाद में कभी सेपरेट अलग अलग कह सकते हो आप टॉपिक के ऊपर मैं इसके बारे में बताऊंगा कि आपको किस तरह से पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए बीड मैनेजमेंट का भी दिया सेकंड यूनिट। तो यहाँ पे जैसे स्कोप एंड प्रिंसिपल ऑफ बीड मैनेजमेंट, यानी कि हम बीड मैनेजमेंट क्यों करते हैं, क्योंकि हमारी यील्ड बढ़ेगी इससे, ठीक है, कंपटीशन कम हो जाएगा, ठीक है। न्यूट्रिएंट जो अपटेक कर रहा है वीड वो नहीं करेगा, तो इससे हमारा प्लांट की जो हमारा क्रॉप है उसकी ग्रोथ अच्छी होगी। तो इस तरह से इन चीजों को यहाँ पे आपको कवर करना है इस टॉपिक में। ऐसे ही क्लासिफिकेशन ऑफ वीड, यानी वीड का क्लासिफिकेशन किया गया है जैसे कि ब्रॉड लीफ, नैरो लीफ, सेजेस, ठीक है। इस तरह से डिफरेंट टाइप के क्लासिफिकेशन होते हैं और वीड अलग अलग होते हैं, एक्वेटिक वीड होते हैं, टेरेस्ट्रियल वीड होते हैं। तो इसका हम पूरा बताएंगे आपको कैसे करना। जस्ट मैं आपको आज बताना चाह रहा हूँ कि मतलब सिलेबस को आप किस तरह से कीवर्ड्स के बारे में नोट्स बनाना है। ऐसे ही बायोलॉजी, बीड बायोलॉजी के ऊपर आप प्रॉपर नोट्स बनाएंगे या कि आप इसको तैयार करेंगे कहीं से भी। ऐसे ही आपको एलोपैथी के ऊपर नोट्स बनाना पड़ेगा, ठीक है। क्रॉप वीड कंपटीशन, आपस में कंपटीशन करता है क्रॉप वीड, जैसे कि न्यूट्रिएंट के लिए करता है, वाटर के लिए करता है, सोलर रेडिएशन के लिए करता है, स्पेस के लिए करता है। इसके लिए आपको इसके बारे में आपको यहाँ से कंपटीशन में नोट्स बनाना पड़ेगा, ठीक है। देन आपको वीड थ्रेशोल्ड, यानी डिफरेंट टाइप की थ्रेशोल्ड लेवल होता है, जैसे इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल होता है, इकोनॉमिक इंजरी लेवल होता है। ये सब चीजें आपको यहाँ से इसके अंदर कवर करना पड़ेगा। हर्बिसाइड का क्लासिफिकेशन होता है डिफरेंट टाइप के, जैसे कि वेरियस टाइप के हर्बिसाइड होते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए ब्रॉड लीफ के लिए यूज किए जाने वाले, नैरो लीफ के लिए यूज किए जाने वाले, ठीक है। देन उसके अलग अलग ग्रुप होते हैं, जैसे कि यूरिएज ग्रुप के होते हैं कुछ, एनिलिंग्स ग्रुप के होते हैं कुछ, ठीक है, बिब्रिलिडियम ग्रुप के होते हैं। तो इस तरह से आपको इनके बारे में इनको क्लासीफाई करना है, ठीक है। डिफरेंट टाइप के क्लासिफिकेशन हो सकते हैं यहाँ पे हर्बिसाइड के भी। फार्मूलेशंस के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, इसके ऊपर नोट्स होना चाहिए। मोड ऑफ एक्शन होते हैं कि मतलब किस तरह से किल करता है कोई भी हर्बिसाइड, यानी खरपतवारनाशी किसी खरपतवार को, ठीक है। सेलेक्टिविटी, मतलब क्रॉप और वीड आपस में जब लगे रहते हैं फील्ड में तो क्या करते हैं कि एक जो अब जब आप स्प्रे करते हो हर्बिसाइड को तो क्या करता है कि क्रॉप को बचा लेता है लेकिन वीड को खत्म कर देता है, तो इसी को कहते हैं हर्बिसाइड सेलेक्टिविटी। बात क्लियर है। रेजिस्टेंस के बारे में, क्योंकि लगातार जब पर्टिकुलर यानी एक ही प्रकार के हर्बिसाइड को आप लगातार अप्लाई करते हो कोई भी फील्ड में, जैसे कि वीड के फील्ड में, तो क्या होता है, रेजिस्टेंट हो जाता है। जैसे कि आप आज के कोई भी वीड जो होता है वो रेजिस्टेंट हो जाता है, जैसे कि फेलरिस माइनर जो है वो रेजिस्टेंट हो गया है आइसोप्रोटोरान के लिए, ठीक है। इस तरह से आपसे यहाँ पे नोट्स तैयार होना चाहिए। ये सब प्री में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेंस में पूछे जाते हैं ऐसे ही क्वेश्चन। तो इस तरह से मैंने आपको आज बताया है कि मतलब कि ये आपका अप्रोच होना चाहिए, इस तरह से आपको सिलेबस को कवर करना है जस्ट, ठीक है। ऐसे ही आपका ड्राईलैंड एग्रोनॉमी है। ड्राईलैंड एग्रोनॉमी के ऊपर हमने ऑलरेडी यहाँ पे अपने प्ले लिस्ट में, जो मेरी प्ले लिस्ट है यूट्यूब चैनल में, हमारे ही यूट्यूब चैनल में, तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है ड्राईलैंड एग्रीकल्चर का, ठीक है। अलग अलग सारे टॉपिक के ऊपर मैंने बना रखा है, ठीक है। देन आपका क्रॉप प्रोडक्शन एंड प्रॉब्लम सॉइल, ठीक है ना, क्रॉप प्रोडक्शन इन प्रॉब्लम सॉइल। तो प्रॉब्लम सॉइल में क्या होता है, सैलिनिटी होती है, एसिडिटी होती है, वाटर लॉगिंग होती है, ठीक है। ये सब देखिए यहाँ पे सारा कुछ दिया गया है, इसके ऊपर आपको प्रॉपर आपके पास मटेरियल होना चाहिए पढ़ने के लिए, ठीक है। इसके लिए हम बुक आपको बता देंगे बाद में, बुक के बारे में डिस्कस करूंगा सेपरेट वीडियो में। पहले आपको हम आज बता रहे हैं सिलेबस को आप कैसे कवर करें, ठीक है। देन आपको क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में, यहाँ पे जो भी क्रॉप होती है, सीरियल क्रॉप, पल्सेस, फाइबर, ठीक है, ये सब के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। देखिए पूरा सिलेबस में दिया गया है।
इस तरह से एग्रीकल्चर स्टैट है, स्टैट को भी मैं कवर करा सकता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो स्टैट भी हो जाएगा आपका। सस्टेनेबल लैंड यूज सिस्टम, बेसिक सॉइल एंड वाटर, सॉइल वाटर रिलेशनशिप, प्लांट वाटर रिलेशनशिप, इरिगेशन वाटर मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ द प्रॉब्लमेटिक सॉइल एंड वाटर, कैसे मैनेज करें आप। इसके बाद ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि इस टॉपिक के अंदर जैसे ही जाएंगे आप, तो यहाँ पे पूरा अलग अलग टॉपिक पे आपको इसको डिवाइड कर लेना है इस तरह से। और जब इस तरह से डिवाइड करके और एक एक टॉपिक के ऊपर आपको प्रॉपर आपको कंटेंट तैयार करना है, और जब वो कंटेंट तैयार होगा तो वही आपका फाइनल मटेरियल होगा। वहीं से ही प्री में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वहीं से ही मेंस में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आपको चीज़ें थोड़ा सा क्लियर हुई होंगी, और आगे भी मैं इस तरह से वीडियो बनाता रहूँगा और आपको गाइड करता रहूँगा। तो इसके लिए आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। थैंक यू सो मच।